मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 कंटिन्यू चल रहा था। बच्चों, आज का ये लास्ट आपका चैप्टर का वीडियो लेक्चर है और फिर आप इस चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हैं। डेली आप करते ही जा रहे होंगे। अब आपको पूरा चैप्टर रिवाइज़ करना, उसके लिए आपके पास टाइम भी सफिशिएंट है। आज का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। सबसे मेन हेडिंग यहाँ पे आ रही है, डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पे हम बोहर एटॉमिक मॉडल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बोहर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस देखे थे। उन्हीं लिमिटेशंस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ मॉडल्स इसमें आए थे एटम से रिलेटेड। इसमें मेनली जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं इस जो आपकी हेडिंग है उसके अंडर हेड में। फर्स्ट है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का, वो बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। ओके, फर्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो 1905 में आइंस्टीन ने एक कॉन्सेप्ट को सजेस्ट किया था कि जो लाइट है उसका डुअल बिहेवियर होता है। मतलब लाइट रेस जो है वो डुअल बिहेवियर इन नेचर होती है, जैसे वो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। मतलब वेव की तरह भी और पार्टिकल के जैसे भी बिहेवियर करते हैं लाइट रेस। ओके, अब इसके बाद आइंस्टीन ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको आगे बढ़ाया किसने? लुइस डी ब्रॉगली। और इसको ब्रॉगली को फॉरेन लैंग्वेज में डी ब्रॉय बोलते हैं, लुइस डी ब्रॉय। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में उसको ब्रॉगली बोलेंगे। 1924 में लुइस डी ब्रॉय एक्सटेंडेड दिस आइडिया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पोसेस वेव कैरेक्टर। जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उन सभी में मोशन होता है और वेव कैरेक्टर भी होते हैं। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। जैसे E=h μ, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है। और इसमें केस क्या बन रहा है? केस ये है, केस ऑफ द फोटोन। फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है बंडल ऑफ एनर्जी। इफ़ इट इज़ द एज्यूम टू हैव वेव कैरेक्टर, इट एनर्जी गिवन बाय। अगर मान लीजिए फोटोन जो है उसको हम वेव कैरेक्टर मानते हैं तो E=h μ होगा प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन नंबर बनेगा 1। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन। मान लीजिए जो फोटोन है, ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए पार्टिकुलर कैरेक्टर है या पार्टिकल कैरेक्टर है। सो आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग E=mc²। इसको दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और उससे फाइनल कंक्लूजन मिलेगा λ=h/p। तो h= प्लांक कांस्टेंट, m= मास ऑफ द फोटोन, c= वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? आज का होमवर्क है आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव्स और डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव, और सॉल्व एग्जाम्पल एंड प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। ये आप पे सब बनेगा जब ये आज जो पढ़ाया है वो आप अच्छे से याद कर लोगे और समझ लोगे तब। सेकंड हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हाइजेनबर्ग एक ये साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे। ओके, मतलब फिजिसिस्ट से मतलब है जो फिजिक्स का नॉलेज रखता हो। ठीक है, सो इन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताया था। इनने पहले बताया कि जो आपका मूविंग बॉडी है, ठीक है, उसको पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ हम डिटरमाइन या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस्ड था इनका ये लॉ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। मतलब इन्होंने ये बोला है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिख रहा होगा, इसको आप नोट करें और याद भी कर लें। नेक्स्ट इसमें आता है वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इन अर्लियर, जैसे कि हमने देखा, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप और हाइजेनबर्ग ने कुछ पोस्टुलेट दिए
अब इसके बाद 1926 में आते हैं इरविन श्रोडिंजर। इरविन श्रोडिंजर ने एक एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया, किसके बिहाफ से, वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेव और पार्टिकल नेचर है उसके बिहाफ से एक एटॉमिक मॉडल इनने एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी जिसको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, जो आपका इलेक्ट्रॉन का नेचर है एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, इसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। This describe the electron as the three-dimensional wave in the electric field of the positively charged nucleus। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो थ्री डायमेंशनल वेव की तरह बिहेव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। पॉजिटिवली चार्ज मतलब न्यूक्लियस ही रहेगा। ओके, और ये इक्वेशन है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। यहाँ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे आपको एक त्रिशूल जैसा दिख रहा होगा ना, उसको साई बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है ना वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। और जो आपकी डिफरेंशियल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी उसमें एम ई वी साई और डिफरेंशियल जो है ना उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, इसके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के इम्पॉर्टेंट फीचर क्या थे उसको हम देखते हैं। फर्स्ट, एटम का जो कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड वैल्यू रहेगा एनर्जी का, मतलब कह सकते हो उसकी एक डेफिनेट एनर्जी और डिस्क्रीट पाथ होगा इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन का, एटम के। दीज क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, वो हमको मिलती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के हेल्प से। थर्ड पॉइंट है exact velocity or position of the electron can be determined simultaneously. Region of the space around the nucleus within which the probability of the finding the electron with a definite value of energy is maximum. The space around the nucleus is called orbital. Most important point है बेटा, ऑर्बिटल का पता यहीं से चलता है। ठीक है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से ही पता चलता है कि ऑर्बिटल्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो उन्होंने ये बोला न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शन, देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन के जो हैं बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, इस वजह से किसी भी एटम में डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड है आपका आज का अभी का इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग आती है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, क्वांटम नंबर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, एन, एल, एम और एस। सो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन, सेट ऑफ 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ बी कैन गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन। मतलब एक 4 नंबर का सेट जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे लोकेशन, एनर्जी, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल ईटीसी। इन सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती हैं उसमें 4 नंबर ऑफ नंबर का एक सेट होता है जिसको बोलते हैं हम क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ लॉस के, लॉ वगैरह के, जिसमें फर्स्ट है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है उनने क्वांटम नंबर को स्टडी करने के बाद दिया था। पाउलीज का पूरा नाम है वोल्फगैंग पाउली, ये जर्मन फिजिसिस्ट हैं, इन द ईयर ऑफ 1925। ठीक है, एक इन्होंने प्रिंसिपल दिया था जिसको बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर अलाइक। मतलब किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो हैं या उनका जो नंबर है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर मे बी आइडेंटिकल।
बट द वैल्यू ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। अगर आप बात करें कोई 2 इलेक्ट्रॉन लें और उन दोनों इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर आप अलग अलग निकालें, तो 3 क्वांटम नंबर तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होंगे, लेकिन जो 4th नंबर रहेगा क्वांटम नंबर का वो डिफरेंट रहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, और यही कहलाता है पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा NLM, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सेम है, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है, ठीक है, S, उसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग है। वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब आपका होमवर्क है सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको बुक में दिया है, आप उसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे, ठीक है। आपको हर टॉपिक के बाद सॉल्व एग्जाम्पल और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस तो लगाना ही है। मैं आपको बोलूँ अथवा नहीं बोलूँ, आपके बुक में ये दिए हैं, तो टॉपिक के बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस तो लगाते ही जाना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अब सेकंड इसमें बोल सकते हो, इसमें जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ का मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इनके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बोला इनने। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इनने बोला है कि अगर कोई एटम जो कि ऑर्बिटल में है, या एटम जो है ग्राउंड स्टेट में है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी किसमें, ऑर्बिटल्स में, वो होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 इस टाइप से आगे बढ़ते हुए उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली व्हेन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड। मतलब कि हायर एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन तभी एंटर करेगा जब उसका लोअर एनर्जी लेवल कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका हो। जैसे कि आपको ये डायग्राम की में दिख रहा होगा, और नीचे हमने आपको उसका रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया है। सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 2p में, 3s में, 3p में। अब फिर आप इसमें देखते रहिए। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट रूल आता है n+l और बोहर-बरी रूल। द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम एनर्जी n अगर आपने ऑर्बिटल की एनर्जी को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए क्वांटम नंबर आपको n और l लेने पड़ेंगे, और n और l के बिहाफ से ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको n+l का रूल बोलते हैं या बोहर-बरी रूल बोलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, इस रूल के अकॉर्डिंग, इन न्यूट्रल एटम द लोअर द वैल्यू n+l फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी। इसका मतलब है किसी न्यूट्रल एटम की अगर n+l की ऑर्बिटल की वैल्यू, या बोले और किसी ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू क्या है, कम, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो, ये जो टेबल दिख रही है इसको आप बना लेना, याद भी कर लेना। इसमें जो n है, आपको n और l की वैल्यू सेपरेट दी गई है ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग, और n+l के हिसाब से उन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ दिया गया है। मतलब n की वैल्यू अगर कम है तो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हुंड रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये थर्ड रूल है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन पेयर विल नॉट टेक प्लेस एन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में तब तक पेयर में नहीं आ सकते जब तक ईच एंड एवरी ऑर्बिटल में वो सिंगली फिल्ड ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा, ठीक है। 3 टाइप से 3 कंडीशन बनती है, लेकिन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो है आपके कहाँ, केस नंबर ए में या 1 में, क्योंकि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1 है, इसीलिए इस रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है। और देन फाइनली इसमें देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 1s2 है तो s जो है वो सब सेल है, उसके ऊपर 2 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 है जो वो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को करेगा, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस टाइप से होगी। अब इसमें आगे आपके बुक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो कि आपने पहले याद भी किए होंगे। उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सारा प्रैक्टिस आपको करना है। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में थर्ड चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे।